इस दुनिया में अगर कोई चीज हमारी जिंदगी के हर फैसले पर असर डालती है तो वो है हमारी सोच। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जल्दी जल्दी फैसले क्यों लेते हैं? कभी कभी बिना सोचे कुछ बोल देते हैं या कोई काम कर बैठते हैं और बाद में सोचते हैं, यार मैंने ऐसा क्यों किया। असल में हमारा दिमाग दो तरीकों से काम करता है, एक तेज और एक धीमा। तेज वाला तुरंत जवाब देता है और धीमा वाला सोच समझ कर चलता है। डेनियल कानेमन की ये बेस्ट सेलिंग किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो हमें यही समझाती है कि हम सोचते कैसे हैं, कहां गड़बड़ करते हैं और कैसे बेहतर निर्णय ले सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको हर चैप्टर का सार आसान भाषा में बताएंगे, ऐसा कि जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो तैयार हो जाइए अपने दिमाग की दुनिया को थोड़ा गहराई से जानने के लिए। चलिए शुरू करते हैं थिंकिंग फास्ट एंड स्लो की अनोखी यात्रा। अध्याय 1, द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। हमारा दिमाग दो तरीकों से सोचता है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 बहुत तेज, स्वाभाविक और बिना सोचे समझे काम करता है, जैसे किसी का चेहरा देखकर उसके गुस्से को पहचान लेना या अचानक किसी आवाज की ओर ध्यान जाना। यह सब सिस्टम 1 का काम है। दूसरी ओर सिस्टम 2 धीरे काम करता है पर सोच समझकर करता है। जब हमें कोई कठिन सवाल हल करना होता है, जैसे 17 गुणा 24, तब सिस्टम 2 सक्रिय होता है। सिस्टम 1 हमें तुरंत फैसले लेने में मदद करता है, पर कई बार यह हमें गलत दिशा में भी ले जाता है। सिस्टम 2 सोचने, जांचने और सही निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है, पर यह थोड़ा सुस्त होता है और तभी काम करता है जब जरूरी हो। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि हमारी अधिकतर सोच अपने आप होती है और हमें यह जानना जरूरी है कि कब तेज सोच पर भरोसा करें और कब धीमे और सोच समझकर काम लेना चाहिए। अध्याय 2, अटेंशन एंड एफर्ट। इस अध्याय में बताया गया है कि हमारा दिमाग सीमित ध्यान और ऊर्जा के साथ काम करता है। जब हम कोई आसान काम करते हैं, जैसे धीरे धीरे चलना या बातचीत करना, तो ज्यादा मेहनत नहीं लगती, पर जैसे ही कोई कठिन कार्य सामने आता है, जैसे मन में जोड़ घटाना या कोई ध्यान मांगने वाली समस्या हल करना, तो सिस्टम 2 सक्रिय हो जाता है और ज्यादा मानसिक ऊर्जा लगती है। जब हम किसी चीज पर पूरा ध्यान लगाते हैं, तब शरीर भी प्रतिक्रिया करता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें गहरी हो जाती हैं और आंख की पुतलियां फैल जाती हैं। लेखक ने यह भी बताया कि कैसे कठिन काम करते हुए हम दूसरी चीजें नोटिस नहीं कर पाते, जैसे किसी तेज आवाज या दृश्य को नजरअंदाज कर देना। यह अध्याय सिखाता है कि हमारा ध्यान और सोचने की ताकत सीमित है, इसलिए हमें सोच समझकर इसका इस्तेमाल करना चाहिए और जरूरत के अनुसार ही मेहनत करनी चाहिए। अध्याय 3, द लेजी कंट्रोलर। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारा सिस्टम 2 अक्सर आलसी नियंत्रक की तरह बर्ताव करता है। मतलब जब तक बहुत जरूरी न हो, सिस्टम 2 एक्टिव नहीं होता। हम ज्यादातर समय सिस्टम 1 की ऑटोमेटिक सोच पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि वो कम मेहनत मांगती है। लेकिन सिस्टम 1 की यही आदत हमें गलत फैसलों की ओर भी ले जाती है। उदाहरण के लिए, जब हम कोई सवाल जल्दी में पढ़ते हैं तो बिना ठीक से सोचे जवाब दे देते हैं, क्योंकि सिस्टम 2 ध्यान लगाने की मेहनत नहीं करना चाहता। हमारी सोच में यह सहजता कई बार भ्रम पैदा करती है। लेखक ने यह भी बताया कि जब हम थके होते हैं या जल्दी में होते हैं, तो सिस्टम 2 और भी सुस्त हो जाता है और हम बिना जांचे परखे निर्णय ले लेते हैं। यह अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि जागरूक रहना जरूरी है, ताकि जब जरूरत हो हम सिस्टम 2 को एक्टिव करके सही निर्णय ले सकें। अध्याय 4, द एसोसिएटिव मशीन। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग एक एसोसिएटिव मशीन की तरह काम करता है। मतलब एक ख्याल से दूसरा ख्याल अपने आप जुड़ता चला जाता है। जब हम किसी शब्द या दृश्य को देखते हैं, तो उससे जुड़ी हुई यादें, भावनाएं और अनुभव तुरंत हमारे मन में आ जाते हैं। ये सब सिस्टम 1 की वजह से होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई आपसे कहे दुख, तो आपके दिमाग में उससे जुड़े चेहरे, घटनाएं या अनुभव खुद ब खुद आ जाएंगे। ये प्रक्रिया तेज, स्वाभाविक और बिना प्रयास के होती है। यही एसोसिएटिव सोच हमारी रोज की जिंदगी के फैसलों को भी प्रभावित करती है। लेखक बताते हैं कि जब एक विचार या भावना सक्रिय होती है, तो वो शरीर और व्यवहार पर भी असर डालती है, जैसे मूड बदलना, आवाज का टोन या चेहरे के हाव भाव। यह अध्याय समझाता है कि हमारी सोच कितनी इंटरकनेक्टेड है और कैसे एक छोटा संकेत
हमारी पूरी सोच की दिशा बदल सकता है। अध्याय 5 कॉग्निटिव ईज। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जब कोई चीज हमारे दिमाग को आसान लगती है तो हम उसे ज्यादा सही, ज्यादा भरोसेमंद और ज्यादा अच्छा मानते हैं। इसे कहा जाता है कॉग्निटिव ईज, यानी मानसिक सहजता। जब कुछ समझना या पढ़ना आसान होता है तो सिस्टम एक उस पर तुरंत यकीन कर लेता है, जबकि जब चीजें कठिन होती हैं तो सिस्टम 2 एक्टिव होकर उसे जांचता है। उदाहरण के लिए, अगर एक मैसेज साफ फ़ॉन्ट में लिखा हो और बार बार दिखे तो हम उसे सच मानने लगते हैं, चाहे उसमें गलतियां हों। इसी तरह अगर कोई चेहरा बार बार देखा जाए तो हम उसे ज्यादा भरोसेमंद मान लेते हैं, क्योंकि वह हमारे दिमाग को परिचित लगता है। लेखक यह समझाते हैं कि कॉग्निटिव ईज हमें गलत आत्मविश्वास दे सकती है और हम बिना सोचे समझे किसी भी जानकारी को सच मान सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम चीजों की आसानी से नहीं, बल्कि उनके तर्क और सच्चाई से मूल्यांकन करें। अध्याय 6 नॉर्म्स, सरप्राइज और कॉज। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग हर समय एक सामान्य स्थिति यानी नॉर्म बना लेता है और उसी के आधार पर चीजों को समझता है। जब कोई घटना उस सामान्य सोच से मेल नहीं खाती तो हमें सरप्राइज होता है। यह सरप्राइज हमारे दिमाग को एक्टिव करता है और हम तुरंत कारण, कॉज, खोजने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हमारा सिस्टम हर चीज को एक कहानी की तरह जोड़ने की कोशिश करता है। मतलब, अगर कुछ अलग दिखता है तो हम तुरंत सोचते हैं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। अक्सर ये कारण तर्क संगत नहीं होते, लेकिन सिस्टम एक को तुरंत जवाब चाहिए, इसलिए वो जल्दीबाजी में कनेक्शंस बना लेता है। लेखक ये भी बताते हैं कि इंसान का दिमाग संयोग, कोइंसिडेंस को स्वीकार करना मुश्किल पाता है और इसलिए वो हर घटना के पीछे कोई न कोई वजह खोजने की कोशिश करता है, चाहे वो सही हो या नहीं। यही स्वाभाविक प्रवृत्ति हमारी सोच को कई बार भ्रमित कर देती है। अध्याय 7 एक मशीन जो जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचने में माहिर है। सीमित जानकारी मिलती है तब भी हमारा दिमाग तुरंत कोई कहानी गढ़ लेता है और उस पर यकीन कर लेता है, चाहे वो सही हो या नहीं। इसे ही लेखक ने जंपिंग टू कंक्लूजन्स कहा है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बिना मुस्कुराए आपसे बात करे तो आप तुरंत सोच सकते हैं कि वो रूखा है या नाराज है, जबकि असलियत कुछ और भी हो सकती है। सिस्टम 1 को जल्दी जवाब चाहिए होता है, इसलिए वो अनुमान लगा लेता है और सिस्टम 2 अक्सर उस पर सवाल नहीं उठाता। लेखक यह भी बताते हैं कि ये आदत हमारी सोच को सीमित कर सकती है, खासकर जब हम अपनी मान्यताओं के अनुसार ही नए तथ्यों की व्याख्या करने लगते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें सोचते समय थोड़ी सावधानी और धैर्य अपनाना चाहिए, ताकि हम अधूरी जानकारी से गलत नतीजे न निकालें। अध्याय 8 हाउ जजमेंट्स हैपन। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हम अपने निर्णय कैसे बनाते हैं। हमारा दिमाग अक्सर भावनाओं, अनुभवों और आसान संकेतों पर निर्भर करता है, न कि ठोस तथ्यों पर। सिस्टम 1 तेजी से काम करता है और तुरंत कोई राय बना लेता है, जबकि सिस्टम 2 धीरे चलता है और हर पहलू को ध्यान से देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर बार सक्रिय नहीं होता। जब हम किसी इंसान या स्थिति का मूल्यांकन करते हैं तो हमारा दिमाग जल्दी से एसोसिएशंस बनाता है। जैसे, अगर कोई व्यक्ति आत्मविश्वासी लगे तो हम मान लेते हैं कि वो काबिल भी होगा, भले ही हमारे पास कोई सबूत न हो। इसे ही इंट्यूटिव जजमेंट कहा गया है। लेखक बताते हैं कि हमारी जजमेंट्स में कई बार बायस यानी झुकाव आ जाता है, क्योंकि हम इनकम्प्लीट या गलत जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकाल लेते हैं। ये अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि सही निर्णय लेने के लिए सिर्फ भावना नहीं, तर्क और ध्यान भी जरूरी है। अध्याय 9 आंसरिंग एन ईजियर क्वेश्चन। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जब हमसे कोई कठिन सवाल पूछा जाता है तो हमारा दिमाग अक्सर उस सवाल का जवाब देने के बजाय उससे मिलता जुलता कोई आसान सवाल खुद बना लेता है और उसका जवाब दे देता है, और हमें पता भी नहीं चलता। इस प्रक्रिया को सब्स्टिट्यूशन कहा गया है। उदाहरण के लिए, अगर आपसे पूछा जाए क्या आप इस नेता पर भरोसा करते हैं, तो आप सोचने की बजाय ये पूछ बैठते हैं क्या मुझे ये नेता पसंद है, और फिर उसी के आधार पर जवाब देते हैं। ये सिस्टम 1 का तरीका है जो मेहनत से बचने के लिए शॉर्टकट लेता है। लेखक बताते हैं कि हम अक्सर ऐसे सवालों में फंस जाते हैं जहां हमें लगता है कि हम सही सोच रहे हैं, लेकिन असल में
हम आसान रास्ता चुन रहे होते हैं। ये अध्याय हमें यह सिखाता है कि अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि हम जरूरी समय पर असली सवाल से भागने की बजाय सही सोच का इस्तेमाल करें। अध्याय 10, द लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि लोग अक्सर छोटी संख्या या छोटे डेटा सैंपल से बड़े नतीजे निकालने की गलती करते हैं। हमारा दिमाग यह मान लेता है कि जो छोटे ग्रुप में दिख रहा है वही पूरे सिस्टम में भी सही होगा, जबकि यह जरूरी नहीं होता। इसे ही लेखक ने लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स कहा है। उदाहरण के लिए, अगर किसी छोटे स्कूल में टॉप स्टूडेंट्स निकले तो लोग मान लेते हैं कि वो स्कूल सबसे अच्छा है, बिना यह सोचे कि वहां स्टूडेंट्स की संख्या कम थी और नतीजे संयोग से भी आ सकते हैं। छोटे सैंपल में उतार चढ़ाव ज्यादा होते हैं, लेकिन हम इन्हें भी पैटर्न समझने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि आंकड़ों की सही समझ न होने की वजह से हम कई बार गलत फैसले लेते हैं, चाहे वो निवेश हो, इलाज हो या परफॉर्मेंस का मूल्यांकन। यह अध्याय हमें सिखाता है कि छोटे डेटा पर भरोसा करने से पहले सोच विचार जरूर करना चाहिए। अध्याय 11, एंकर्स। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे कोई भी संख्या या जानकारी जो हमें पहले दी जाती है हमारी सोच और निर्णय पर गहरा असर डालती है। इसे ही एंकरिंग इफेक्ट कहा जाता है। हमारा दिमाग उस शुरुआती जानकारी को एक एंकर की तरह पकड़ लेता है और उसी के आसपास सोचने लगता है, चाहे वो जानकारी सही हो या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आपसे पहले पूछा जाए कि गांधी जी की मृत्यु 144 साल की उम्र में हुई थी या नहीं, और फिर पूछा जाए कि उनकी मृत्यु किस उम्र में हुई, तो आपका जवाब उस पहले नंबर के आसपास झुका हुआ होगा, भले ही आपको पता हो कि वो गलत था। लेखक ने यह भी बताया कि यह प्रभाव तब और मजबूत हो जाता है जब वो संख्या आपके मन में कुछ भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा करती है या अगर वो आपकी सोच से जुड़ जाती है। यह अध्याय हमें सतर्क करता है कि जब भी कोई संख्या या शुरुआती जानकारी दी जाए तो हमें सोच समझकर उससे प्रभावित होने से बचना चाहिए। अध्याय 12, द साइंस ऑफ अवेलेबिलिटी। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हम जो निर्णय लेते हैं या राय बनाते हैं वो अक्सर इस पर निर्भर करता है कि हमारे दिमाग में कौन सी जानकारी आसानी से उपलब्ध है। इसे ही अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक कहा जाता है। मतलब, जो चीजें हमें जल्दी याद आ जाती हैं या हाल ही में हमने देखी सुनी होती हैं, उनका असर हमारे सोचने के तरीके पर ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने हाल ही में किसी विमान दुर्घटना की खबर देखी है तो आप सोच सकते हैं कि हवाई यात्रा बहुत खतरनाक है, जबकि आंकड़ों के हिसाब से वो सुरक्षित होती है। लेकिन क्योंकि वो जानकारी ताजा है और दिमाग में जल्दी आती है तो हम उसे ज्यादा महत्व दे देते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि मीडिया, पर्सनल अनुभव और डर जैसी भावनाएं हमारी याददाश्त को प्रभावित करती हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने निर्णय तथ्यों और तर्क पर आधारित रखने चाहिए, न कि सिर्फ उस जानकारी पर जो दिमाग में सबसे पहले आए। अध्याय 13, अवेलेबिलिटी, इमोशन एंड रिस्क। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारी भावनाएं और जो जानकारी हमारे दिमाग में आसानी से आती है वो हमारे जोखिम यानी रिस्क से जुड़े निर्णयों को बहुत प्रभावित करती हैं। जब कोई घटना भावनात्मक रूप से हमें ज्यादा प्रभावित करती है, जैसे दुर्घटना, आतंकवादी हमला या बीमारी, तो हम उसे ज्यादा खतरनाक मान लेते हैं, भले ही उसका वास्तविक खतरा कम हो। उदाहरण के लिए, अगर टीवी पर लगातार किसी वायरस के बारे में खबरें दिख रही हैं तो लोग जरूरत से ज्यादा डरने लगते हैं, जबकि वही लोग रोजमर्रा की सड़कों पर होने वाले हादसों को सामान्य मानते हैं, क्योंकि वो भावनात्मक रूप से उतने प्रभावी नहीं होते। लेखक बताते हैं कि जब भावना तेज होती है तो हमारा सिस्टम 1 तुरंत प्रतिक्रिया देता है और सिस्टम 2 उस भावना को जांचे बिना मान लेता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जोखिम से जुड़े निर्णय लेते समय भावनाओं की बजाय आंकड़ों और तर्क पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। अध्याय 14, टॉम डब्ल्यूज स्पेशलिटी। इस अध्याय में लेखक एक काल्पनिक पात्र टॉम का जिक्र करते हैं और ये बताते हैं कि लोग अक्सर किसी इंसान की पर्सनैलिटी के आधार पर उसके पेशे का अनुमान लगाते हैं, जबकि आंकड़ों की अनदेखी कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर टॉम को एक शांत, अकेले रहने वाला और सिस्टमेटिक इंसान बताया जाए तो लोग तुरंत मान लेते हैं कि वो लाइब्रेरियन होगा, जबकि ये नहीं सोचते
कि समाज में लाइब्रेरियंस की संख्या बहुत कम है। लेखक इसे रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक कहते हैं, मतलब हम किसी इंसान को उस वर्ग से जोड़ते हैं जिसमें उसका व्यवहार या व्यक्तित्व फिट बैठता है, भले ही उस वर्ग की संभावना कम हो। हम सांख्यिकीय बेस रेट्स को नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी धारणाओं को ज्यादा महत्व देते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि किसी निर्णय या अनुमान में केवल इंसान के व्यवहार नहीं, बल्कि आंकड़ों और संभावनाओं को भी ध्यान में रखना जरूरी है। अध्याय 15, लिंडा, लेस इज मोर। इस अध्याय में लेखक एक प्रसिद्ध उदाहरण लिंडा प्रॉब्लम के जरिए यह समझाते हैं कि लोग कैसे तर्क की बजाय अपनी धारणा पर भरोसा करते हैं। कहानी कुछ यूं है। लिंडा एक तेज तर्रार, स्वतंत्र विचारों वाली महिला है जो सामाजिक न्याय के मुद्दों में सक्रिय रहती है। जब लोगों से पूछा गया कि क्या लिंडा सिर्फ बैंक में काम करती है या बैंक में काम करने के साथ साथ नारीवादी भी है, तो ज्यादातर लोगों ने दूसरा विकल्प चुना। लेकिन यह तर्क के खिलाफ है, क्योंकि दो घटनाओं का मिलाजुला होना, बैंक क्लर्क और नारीवादी, हमेशा अकेली घटना सिर्फ बैंक क्लर्क से कम संभावित होता है। इसे कंजंक्शन फैलेसी कहा जाता है। हमारा सिस्टम एक जल्दीबाजी में एक कहानी बना लेता है और उसे सच मान लेता है, जबकि सिस्टम 2 उस पर ध्यान नहीं देता। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपनी सोच में तर्क को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि केवल विश्वासों और कहानियों को। अध्याय 16, कॉजेज ट्रम्प स्टैटिस्टिक्स। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग कहानियों और कारणों को आंकड़ों से ज्यादा महत्व देता है। जब हमें किसी घटना के पीछे एक स्पष्ट कारण दिखता है तो हम आंकड़ों को नजरअंदाज कर देते हैं, भले ही वो कारण असलियत में उतना मजबूत या सही न हो। हमारा सिस्टम एक घटनाओं को तर्कसंगत बनाने के लिए तुरंत कोई न कोई कारण गढ़ लेता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्कूल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो लोग तुरंत सोचते हैं कि वहां के टीचर्स बहुत बेहतरीन होंगे, जबकि यह नहीं देखते कि छोटी स्कूलों में वेरिएशन ज्यादा होता है और यह एक सांख्यिकीय संयोग भी हो सकता है। लेखक समझाते हैं कि इंसानों को कारणों की कहानी पसंद आती है क्योंकि वो समझने में आसान लगती है, जबकि आंकड़े ठंडे और जटिल लगते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि किसी भी निर्णय या विश्लेषण में सिर्फ कहानी पर नहीं, बल्कि आंकड़ों और लॉजिकल सोच पर भी भरोसा करना चाहिए। अध्याय 17, रिग्रेशन टू द मीन। इस अध्याय में लेखक रिग्रेशन टू द मीन यानी औसत की ओर लौटने की अवधारणा को समझाते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई प्रदर्शन असाधारण रूप से अच्छा या बुरा होता है तो अगली बार वो ज्यादातर सामान्य यानी औसत के करीब होता है। लेकिन लोग अक्सर इसे समझ नहीं पाते और इसे किसी कारण या सजा इनाम से जोड़कर देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टूडेंट एक बार बहुत अच्छे नंबर लाता है तो अगली बार उसके नंबर थोड़े कम आ सकते हैं और लोग सोचते हैं कि वो मेहनत कम कर रहा है, जबकि ये स्वाभाविक उतार चढ़ाव होता है। लेखक बताते हैं कि इंसान पैटर्न खोजने की आदत में इस सामान्य सांख्यिकीय सिद्धांत को नजरअंदाज कर देता है। हम समझते हैं कि हर बदलाव के पीछे कोई ठोस कारण होता है, जबकि कई बार वो बस औसत की ओर लौटने का सामान्य नियम होता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें हर उतार चढ़ाव में कारण ढूंढने की बजाय आंकड़ों की समझ रखनी चाहिए। अध्याय 18, टेमिंग इंट्यूटिव प्रेडिक्शंस। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हम जब भी किसी चीज का पूर्वानुमान लगाते हैं, जैसे किसी स्टूडेंट के ग्रेड्स या किसी बिजनेस की सफलता, तो हम अक्सर जल्दीबाजी में और आत्मविश्वास के साथ अनुमान लगा लेते हैं। हमारा सिस्टम एक तुरंत कोई धारणा बना लेता है और हम उस पर यकीन भी कर लेते हैं, भले ही डेटा या आंकड़े उसे सपोर्ट न करते हों। लेखक कहते हैं कि सही भविष्यवाणी करने के लिए हमें 2 चीजें करनी चाहिए। पहले, उस घटना के औसत या बेस रेट को ध्यान में रखना चाहिए और फिर जो जानकारी हमारे पास है उसे उसके अनुसार समायोजित करना चाहिए। इसे रेग्रेशन बेस्ड प्रेडिक्शन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र इंटरव्यू में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है तो हमें उसके पिछले रिकॉर्ड्स और औसत स्कोर को भी ध्यान में रखना चाहिए, न कि सिर्फ इंटरव्यू के इंप्रेशन पर निर्णय लेना चाहिए। यह अध्याय सिखाता है कि बेहतर निर्णय लेने के लिए हमें अपनी इंट्यूटिव सोच को आंकड़ों के साथ संतुलित करना चाहिए। अध्याय 19, द इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि इंसान को ऐसा भ्रम होता है कि
कि वो दुनिया और घटनाओं को अच्छे से समझता है, जबकि असल में हमारी समझ बहुत सीमित और अधूरी होती है। जब कोई घटना घट जाती है तो हम पीछे मुड़कर उसे एक स्पष्ट और तर्कसंगत कहानी में बदल लेते हैं, जैसे कि यह होना ही था। इसी को हिंडसाइट बायस कहा जाता है। हम सोचते हैं कि हम पहले से ही सब कुछ समझ सकते थे, लेकिन असलियत यह है कि भविष्य अनिश्चित होता है और कई घटनाएं केवल संयोग का नतीजा होती है। पर इंसानी दिमाग अनिश्चितता से असहज होता है, इसलिए वो घटनाओं को एक सीधी समझ आने वाली कहानी में ढाल देता है। लेखक बताते हैं कि यह भ्रम कि हम सब कुछ समझते हैं हमारे निर्णयों को गलत दिशा में ले जा सकता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जरूरी है हम अपनी सीमाओं को पहचानें और हर घटना के पीछे सिर्फ कहानियां न गढ़ें, बल्कि अनिश्चितता को भी स्वीकार करें। अध्याय 20, द इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जब किसी का आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है तो लोग मान लेते हैं कि उसका निर्णय या अनुमान जरूर सही होगा, लेकिन ज्यादा आत्मविश्वास सही होने की गारंटी नहीं देता। इसे ही इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी कहा जाता है। मतलब हम अपने अनुमान पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि हमें यह लगता है कि वह निश्चित रूप से सही है, भले ही उसके पीछे कोई मजबूत आधार न हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई निवेश विशेषज्ञ बहुत आत्मविश्वास से किसी शेयर को चुनता है तो लोग मान लेते हैं कि वो शेयर अच्छा ही होगा, जबकि उसका प्रदर्शन सिर्फ किस्मत या समय पर भी निर्भर कर सकता है। लेखक बताते हैं कि हम पैटर्न्स को पकड़ने की कोशिश में कई बार ऐसी चीजों को भी पैटर्न मान लेते हैं जो असल में बस रैंडमनेस होती है। यह अध्याय हमें सावधान करता है कि आत्मविश्वास और सटीकता दो अलग चीजें हैं और हर बार भरोसा नहीं करना चाहिए सिर्फ इस पर कि कोई कितनी दृढ़ता से कुछ कह रहा है। अध्याय 21, इंट्यूशंस वर्सेस फॉर्मूलाज। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जब बात भविष्यवाणी या निर्णय लेने की आती है तो लोग अक्सर अपने अनुभव और अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन पर भरोसा करते हैं, जबकि रिसर्च बताती है कि सरल गणितीय सूत्र या नियम ज्यादा सही और स्थिर परिणाम देते हैं। फिर भी लोग इन फॉर्मूलों को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी पर्सनल जजमेंट ज्यादा भरोसेमंद है। लेखक कई उदाहरण देते हैं जहां इंटरव्यू लेने वाले लोग अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब उनकी डिसीजंस को आंकड़ों से कंपेयर किया गया तो पता चला कि सरल स्कोरिंग सिस्टम्स ने ज्यादा सटीक अनुमान लगाए। हमें लगता है कि हम इंसान हैं और मशीनों या फॉर्मूलों से बेहतर सोच सकते हैं, लेकिन वास्तव में हमारा सिस्टम एक हमें अक्सर बायस्ड या अधूरी जानकारी पर आधारित निर्णय लेने पर मजबूर करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सही फैसले लेने के लिए इंट्यूशन के साथ साथ ऑब्जेक्टिविटी और डेटा पर आधारित नियमों का इस्तेमाल करना ज्यादा समझदारी है। अध्याय 22, एक्सपर्ट इंट्यूशन। जब तक हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हर स्थिति में एक्सपर्ट की इंट्यूशन अनुभवजन्य समझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लोग अक्सर मान लेते हैं कि जो व्यक्ति किसी क्षेत्र में अनुभवी है उसकी राय हमेशा सही होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। विशेषज्ञ की इंट्यूशन तभी भरोसेमंद होती है जब दो शर्तें पूरी हों। पहला, वातावरण स्थिर और प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, और दूसरा, व्यक्ति को लगातार अभ्यास और फीडबैक मिल रहा हो। उदाहरण के लिए, एक शतरंज खिलाड़ी या अनुभवी डॉक्टर की इंट्यूशन अक्सर सही होती है क्योंकि उन्होंने हजारों बार पैटर्न्स देखे हैं और उनका नियमित मूल्यांकन हुआ है। लेकिन स्टॉक मार्केट जैसे अनिश्चित माहौल में, जहां पैटर्न जल्दी बदलते हैं और फीडबैक अस्पष्ट होता है, वहां एक्सपर्ट की राय भी गलत हो सकती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ब्लाइंड फेथ से बचना चाहिए और सोच समझकर तय करना चाहिए कि कब किसी विशेषज्ञ की बात माननी है और कब नहीं। अध्याय 23, द आउटसाइड व्यू। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि जब हम किसी प्रोजेक्ट या योजना की योजना बनाते हैं तो हम अक्सर इनसाइड व्यू से सोचते हैं, यानी हम अपनी योजना, मेहनत और क्षमताओं पर ज्यादा भरोसा करते हैं और संभावित बाधाओं या देरियों को कम आंकते हैं। इस वजह से ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में समय, पैसा और संसाधन अनुमान से ज्यादा लगते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि ऐसे समय पर आउटसाइड व्यू अपनाना जरूरी है, मतलब अपने प्रोजेक्ट को एक ब्रॉडर संदर्भ में देखना। उदाहरण के लिए,
पहले से हुए ऐसे ही प्रोजेक्ट्स के परिणामों को देखना और उनकी तुलना अपने प्रोजेक्ट से करना। इससे हमें ज्यादा यथार्थवादी अनुमान मिलते हैं और हम जरूरी जोखिमों को बेहतर समझ पाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि केवल आत्मविश्वास और उत्साह के आधार पर योजना बनाना गलती हो सकती है। बेहतर निर्णय लेने के लिए हमें व्यक्तिगत सोच से बाहर निकलकर आंकड़ों और बाहरी अनुभवों को भी शामिल करना चाहिए। अध्याय 24, द इंजन ऑफ कैपिटलिज्म। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैपिटलिज्म की असली ताकत है अत्यधिक आत्मविश्वास। एंटरप्रेन्योर्स अक्सर नए बिजनेस या प्रोजेक्ट की शुरुआत करते समय इस बात पर विश्वास कर लेते हैं कि उनका आइडिया जरूर सफल होगा, भले ही आंकड़े कुछ और कहें। सच तो यह है कि अधिकतर नए बिजनेस फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग जोखिम उठाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी योजना, टीम और एग्जीक्यूशन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा होता है। यही ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। लेखक यह भी बताते हैं कि अगर लोग केवल आंकड़ों पर भरोसा करें तो शायद कोई नया बिजनेस शुरू ही न करें। पर समाज को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे लोग जरूरी हैं जो फेलियर की परवाह किए बिना नया सोचें और करें। यह अध्याय समझाता है कि भले ही ओवर कॉन्फिडेंस कई बार गलत साबित होता है, पर यही भावना इनोवेशन और तरक्की की नींव भी रखती है। अध्याय 25, बर्नौली की त्रुटियां। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि आर्थिक निर्णय लेते समय हम अक्सर पुराने सिद्धांतों जैसे कि बर्नौली के यूटिलिटी थ्योरी पर भरोसा करते हैं, जिसमें माना गया है कि लोग तर्क के आधार पर अधिक लाभ वाला विकल्प चुनते हैं। लेकिन व्यवहार में लोग हमेशा तर्क से काम नहीं लेते, बल्कि उनकी सोच पिछले अनुभवों, डर और भावनाओं से प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, दो लोगों के पास 1 लाख रुपए का लाभ पाने का मौका है, पर एक के लिए वो पूरी दौलत है और दूसरे के लिए एक छोटा हिस्सा। दोनों के लिए उस 1 लाख रुपए की वैल्यू एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि वो अपने संदर्भ और मौजूदा स्थिति के हिसाब से सोचेंगे। लेखक बताते हैं कि बर्नौली की थ्योरी लोगों की असल सोच को पूरी तरह नहीं पकड़ पाती। यह अध्याय समझाता है कि हमारी निर्णय लेने की प्रक्रिया पूरी तरह तर्कसंगत नहीं होती। हम अपने वर्तमान स्थिति और संभावित बदलावों को ज्यादा महत्व देते हैं, न कि केवल अंतिम परिणाम को। अध्याय 26, प्रोस्पेक्ट थ्योरी। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि लोग निर्णय लेते समय संभावित लाभ, गेन और हानि, लॉस को समान रूप से नहीं देखते। बर्नौली की यूटिलिटी थ्योरी के विपरीत प्रोस्पेक्ट थ्योरी कहती है कि लोग हानि से बचने के लिए लाभ पाने से कहीं ज्यादा मेहनत करते हैं। मतलब, हमें रुपए 100 खोने का दुख रुपये 100 पाने की खुशी से ज्यादा तीव्र लगता है। लेखक समझाते हैं कि हमारे दिमाग में एक रेफरेंस पॉइंट होता है, यानी हमारी वर्तमान स्थिति, और हम उसी के आधार पर सोचते हैं कि कुछ फायदा है या नुकसान। अगर हमें कोई ऑफर ऐसा लगे कि उसमें नुकसान का खतरा है, तो हम ज्यादा डर जाते हैं, भले ही आंकड़े कहें कि लाभ की संभावना ज्यादा है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि इंसानों की सोच पूरी तरह तर्कसंगत नहीं होती और हमारी भावनाएं, विशेष रूप से हानि के डर से, हमारे फैसलों को गहराई से प्रभावित करती हैं। अध्याय 27, द एंडाउमेंट इफेक्ट। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि लोग जिस चीज के मालिक बन जाते हैं, उसकी कीमत उनके लिए ज्यादा बढ़ जाती है। इसे ही कहा जाता है एंडाउमेंट इफेक्ट। मतलब, कोई चीज अगर आपकी है तो आप उसे ज्यादा मूल्यवान मानते हो, भले ही मार्केट में उसकी कीमत उतनी न हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी को एक मग मुफ्त में दे दिया जाए और बाद में उससे पूछा जाए कि वह इसे कितने में बेचेगा, तो वह इसकी कीमत उस इंसान से कहीं ज्यादा बताएगा जो वही मग खरीदने के बारे में सोच रहा हो। यह प्रभाव दिखाता है कि हम वस्तुओं से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं और लॉस को ज्यादा बड़ा महसूस करते हैं, भले ही वह वास्तविक न हो। लेखक यह भी समझाते हैं कि यह व्यवहार, निवेश, खरीदारी और अन्य निर्णयों को प्रभावित करता है, जहां हम तर्क से नहीं बल्कि ओनरशिप की भावना से सोचने लगते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कभी-कभी चीजों का मोह हमारी समझ पर भारी पड़ जाता है। अध्याय 28, बैड इवेंट्स। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग बुरी घटनाओं, बैड इवेंट्स को अच्छे अनुभवों की तुलना में ज्यादा गहराई से महसूस करता है। यानी, जब कोई नकारात्मक अनुभव होता है तो उसका असर हमारे मूड, निर्णय और यादों पर ज्यादा और लंबे समय तक रहता है।
इसे ही नेगेटिविटी बायस कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको दिन भर में 5 अच्छी बातें और एक बुरा अनुभव हो, तो आपका दिमाग उस एक बुरी घटना को ज्यादा याद रखेगा और वही आपके पूरे दिन को प्रभावित कर सकती है। इसी वजह से लोग अक्सर नुकसान से बचने के लिए जोखिम नहीं उठाते, भले ही लाभ की संभावना ज्यादा हो। लेखक यह भी समझाते हैं कि यह प्रवृत्ति इवोल्यूशनरी है। हमारे पूर्वजों के लिए खतरे को पहचानना जरूरी था, इसलिए हमारा दिमाग बुरे अनुभवों पर जल्दी और तीव्र प्रतिक्रिया देता है। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी सोच और भावनाएं बुरे अनुभवों से कितनी गहराई से प्रभावित होती हैं और कैसे हमें इससे सतर्क रहना चाहिए। अध्याय 29, द फोरफोल्ड पैटर्न। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि लोग जोखिम के प्रति हमेशा एक जैसे व्यवहार नहीं करते, बल्कि उनका रवैया इस पर निर्भर करता है कि वह लाभ या हानि की स्थिति में है और संभावना कितनी है। इसी को 4 गुणा पैटर्न कहा जाता है। इस पैटर्न के अनुसार जब लाभ की संभावना बहुत ज्यादा होती है तो लोग सुरक्षित विकल्प चुनते हैं, लेकिन जब लाभ की संभावना बहुत कम होती है तब लोग जोखिम लेने को तैयार हो जाते हैं। वहीं हानि के मामले में अगर नुकसान लगभग तय है तो लोग जोखिम उठाकर उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर नुकसान की संभावना बहुत कम है तो वे सुरक्षित विकल्प चुनते हैं। उदाहरण के लिए, लॉटरी में लोग कम संभावना के बावजूद टिकट खरीदते हैं क्योंकि संभावित लाभ बहुत बड़ा लगता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमारी सोच सिर्फ तर्क पर नहीं, बल्कि भावनाओं और संभावना की हमारी धारणा पर आधारित होती है। अध्याय 30, रेयर इवेंट्स। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि लोग दुर्लभ घटनाओं को लेकर अक्सर या तो उन्हें बहुत ज्यादा महत्व देते हैं या पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। जब कोई घटना असामान्य होती है, जैसे विमान दुर्घटना, लॉटरी जीतना या आतंकवादी हमला, तो हमारा दिमाग उसे ज्यादा ध्यान से याद रखता है और फिर वही जानकारी हमारे निर्णयों पर असर डालती है। लेखक बताते हैं कि दुर्लभ घटनाएं अगर जोरदार तरीके से प्रस्तुत की जाए, जैसे कि मीडिया में बार बार दिखाई जाए, तो हमारा सिस्टम उन्हें ज्यादा महत्वपूर्ण मान लेता है, भले ही उनकी वास्तविक संभावना बहुत कम हो। इसी वजह से लोग लॉटरी टिकट खरीदते हैं या फ्लाइट लेने से डरते हैं, जबकि आंकड़े कुछ और कहते हैं। यह अध्याय समझाता है कि दुर्लभ घटनाओं की हमारी सोच पर डिस्प्रोपोर्शनेट असर पड़ता है। सही निर्णय लेने के लिए हमें भावनाओं की जगह डेटा और संभावना की ठोस समझ पर ध्यान देना चाहिए। अध्याय 31, जोखिम नीतियां। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जब हम जोखिम से जुड़े फैसले लेते हैं तो हम अक्सर हर स्थिति को अलग अलग देखकर निर्णय लेते हैं, जिसे संकृत फ्रेमिंग कहा जाता है। इस तरह सोचने से हम छोटे छोटे नुकसान से डरकर फायदे वाले बड़े फैसले भी टाल सकते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें हर एक निर्णय को अलग न देखकर एक रिस्क पॉलिसी बनानी चाहिए, यानी एक बड़ा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई निवेशक हर दिन अपने शेयर की कीमत देखकर प्रतिक्रिया देता है, तो वो बार बार छोटे घाटों से परेशान होकर गलत फैसले ले सकता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति लंबी अवधि की नीति बनाए तो उसे बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें तात्कालिक भावनाओं के बजाय सोच समझकर दीर्घकालिक नीति बनाकर जोखिम से जुड़ी परिस्थितियों में निर्णय लेना चाहिए। इससे हमारी कंसिस्टेंसी और निर्णय की गुणवत्ता दोनों बेहतर होंगी। अध्याय 32, कीपिंग स्कोर। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हम सभी लोग अपनी जिंदगी में मानसिक रूप से एक स्कोरबोर्ड बनाए रखते हैं, जिसमें हम लाभ हानि, जीत हार और उपलब्धियों का हिसाब रखते हैं। जब भी हमें कोई नुकसान होता है, चाहे वो पैसा हो, समय हो या आत्मसम्मान, तो हम उसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करते हैं, भले ही उस प्रक्रिया में और नुकसान हो जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति शेयर बाजार में नुकसान झेलता है तो वह जल्दबाजी में जोखिम भरे फैसले ले सकता है, सिर्फ इस सोच के साथ कि वह पिछली हानि को बराबर कर ले। इसी को लॉस एवर्जन विद स्कोर कीपिंग कहा जाता है। लेखक यह भी समझाते हैं कि हम कभी कभी फायदे वाले निर्णय को भी इसलिए टालते हैं क्योंकि वह हमारे मानसिक स्कोरबोर्ड को संतुलित नहीं करता। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जरूरी नहीं हर नुकसान की भरपाई तुरंत हो, और सही सोच के साथ ही हम लंबी दूरी में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अध्याय 33,
रिवर्सल्स। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि इंसानों के निर्णय बहुत बार स्थिर नहीं होते, यानी हमारी पसंद, राय और निर्णय संदर्भ बदलने से बदल सकते हैं। इसे प्रेफरेंस रिवर्सल कहा जाता है। हम सोचते हैं कि हमारी पसंद एक जैसी रहेगी, लेकिन वास्तव में हमारे जवाब उस समय के प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी से पूछा जाए कि क्या वो एक निश्चित जोखिम वाला इनाम लेना चाहेगा, तो जवाब अलग हो सकता है, और वही सवाल अगर थोड़े अलग शब्दों में दोबारा पूछा जाए तो उसका उत्तर बदल सकता है। यह दर्शाता है कि हम कितने हद तक फ्रेमिंग इफेक्ट के शिकार होते हैं। लेखक बताते हैं कि यह अस्थिरता सिर्फ आम लोगों में नहीं, बल्कि विशेषज्ञों में भी पाई जाती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारे निर्णय हमेशा तर्क पर आधारित नहीं होते, और हमें अपने सोचने के तरीके को पहचान कर ज्यादा स्थिर और संतुलित निर्णय लेने की कोशिश करनी चाहिए। अध्याय 34, फ्रेम्स एंड रियलिटी। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हम जिस तरह से किसी जानकारी को प्रस्तुत करते हैं, उसी के आधार पर हमारा निर्णय बदल सकता है, भले ही वास्तविकता वही हो। इसे ही फ्रेमिंग इफेक्ट कहा जाता है, यानी अगर एक ही बात को दो अलग अलग तरीकों से कहा जाए, एक सकारात्मक रूप में और एक नकारात्मक रूप में, तो हम अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कहा जाए कि इस इलाज से 90% मरीज बच जाते हैं, तो लोग इसे सकारात्मक मानते हैं। लेकिन अगर यही कहा जाए कि 10% मरीज मर जाते हैं, तो डर बढ़ जाता है, जबकि दोनों बातों का अर्थ एक ही है। लेखक समझाते हैं कि हमारा सिस्टम एक भावनाओं और शब्दों के असर में जल्दी आ जाता है और सोचने का तरीका बदल जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें निर्णय लेते समय शब्दों की सजावट से हटकर असली तथ्यों और अर्थ को समझना चाहिए, तभी हम सही और संतुलित फैसले ले पाएंगे। अध्याय 35, दो स्व। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हर इंसान के भीतर दो स्व होते हैं। एक है एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, जो वर्तमान में चीजों को महसूस करता है, और दूसरा है रिमेंबरिंग सेल्फ, जो उन अनुभवों को याद रखता है और उनके आधार पर कहानियां बनाता है। हमारी ज्यादातर जिंदगी के फैसले रिमेंबरिंग सेल्फ लेता है, जबकि एक्सपीरियंसिंग सेल्फ की भावनाएं और तकलीफें कई बार अनदेखी रह जाती हैं। उदाहरण के लिए, कोई लंबा सफर अगर ज्यादातर अच्छा रहा लेकिन अंत में थोड़ी तकलीफें हुई, तो रिमेंबरिंग सेल्फ पूरी ट्रिप को खराब मान लेता है, जबकि हकीकत में वो अनुभव ज्यादातर सुखद था। यही वजह है कि लोग कभी कभी ऐसे फैसले लेते हैं जो उन्हें खुश करने के बजाय केवल अच्छी यादें देने वाले लगते हैं। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि अगर हम केवल यादों के आधार पर निर्णय लेंगे, तो हम वर्तमान के सुख और सच्चे अनुभवों को खो सकते हैं। संतुलन बनाए रखना जरूरी है, दोनों सेल्व्स की बात सुनना जरूरी है। अध्याय 36, लाइफ एज अ स्टोरी। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि इंसान अपने जीवन को एक कहानी की तरह जीता और याद करता है। हम अपने अनुभवों को एक एक पल के बजाय एक संपूर्ण कहानी के रूप में समझते हैं, जिसमें शुरुआत, क्लाइमैक्स और अंत होता है। हमारे निर्णय और यादें इस पर निर्भर करते हैं कि उस अनुभव का अंत कैसा था, भले ही पूरी प्रक्रिया कैसी भी रही हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी यात्रा का आखिरी दिन बहुत खराब रहा हो, तो हम पूरी यात्रा को खराब मान सकते हैं, भले ही बाकी के दिन शानदार रहे हों। इसका कारण यह है कि हमारा रिमेंबरिंग सेल्फ हर अनुभव को कहानी की तरह प्रोसेस करता है, और अंत का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। लेखक बताते हैं कि हम डिसीजंस भी इसी आधार पर लेते हैं। जो कहानी हमें सबसे अच्छी लगती है, हम उसी को चुनते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि जिंदगी को बेहतर समझने के लिए हमें अनुभवों को कहानी नहीं, बल्कि पल पल की सच्चाई के रूप में भी देखना सीखना चाहिए। अध्याय 37, एक्सपीरियंस्ड वेल-बीइंग। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारी वेल-बीइंग यानी भलाई को दो तरीकों से मापा जा सकता है। एक होता है एक्सपीरियंशियल वेल-बीइंग, जो बताता है कि हम अपने रोजमर्रा के पलों में कितनी खुशी या दुख महसूस करते हैं, और दूसरा है इवैल्यूएटिव वेल-बीइंग, जो बताता है कि हम अपनी पूरी जिंदगी को कितनी संतुष्ट या सफल मानते हैं। रिसर्च के अनुसार ज्यादा पैसा जरूरी चीजों तक पहुंच तो देता है, लेकिन एक सीमा के बाद वह रोज की खुशी में ज्यादा बदलाव नहीं लाता। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए सालाना से बढ़कर 15 लाख रुपए कमाने लगे, तो उसकी जिंदगी बेहतर लग सकती है, लेकिन उसका दिन प्रतिदिन का अनुभव उतना नहीं बदलता।
लेखक यह भी बताते हैं कि समय का इस्तेमाल, सामाजिक संबंध और काम से संतुष्टि, ये सब हमारे एक्सपीरियंस्ड वेलबींग को ज्यादा प्रभावित करते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे अनुभव और रिश्तों की गुणवत्ता से आती है। अध्याय 38, थिंकिंग अबाउट लाइफ। इस अंतिम अध्याय में लेखक बताते हैं कि जब हम अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो ज्यादातर समय हमारा रिमेंबरिंग सेल्फ ही सक्रिय होता है, न कि एक्सपीरियंसिंग सेल्फ। यानी हम ये नहीं सोचते कि हर दिन कैसा बीता, बल्कि यह सोचते हैं कि कुल मिलाकर हमारी जिंदगी की कहानी कैसी रही है, सफल, असफल, रोमांचक या उबाऊ। हमारी यादें जिंदगी के कुछ खास मोड़ों, अनुभवों और अंत के आधार पर बनती हैं, और इन्हीं के आधार पर हम अपनी लाइफ को मूल्य देते हैं। इसी वजह से लोग कई बार दर्दनाक अनुभवों को दोहराते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें बाद में एक अर्थपूर्ण कहानी मिल जाए। लेखक सुझाव देते हैं कि अगर हम सच में खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो केवल यादों के हिसाब से नहीं, बल्कि हर दिन के अनुभवों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि एक अच्छी जिंदगी वो है जो न केवल अच्छी लगती है, बल्कि जिसे जीते हुए भी अच्छा महसूस हो। कंक्लूजन, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। इस किताब के निष्कर्ष में लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग दो सिस्टम्स में काम करता है। सिस्टम 1 जो तेज, सहज और बिना ज्यादा सोच विचार के निर्णय लेता है, और सिस्टम 2 जो धीमा, सोच समझकर और तर्कपूर्ण ढंग से काम करता है। जिंदगी के ज्यादातर निर्णय हम सिस्टम 1 से लेते हैं, जो कई बार शॉर्टकट्स और पूर्वाग्रहों पर आधारित होते हैं। लेखक ने यह भी बताया कि कैसे हमारी सोच सीमित जानकारी, फ्रेमिंग, भावना और कहानी के प्रभाव में रहती है। हम निर्णय करते समय अक्सर आंकड़ों और लॉजिक से ज्यादा भावनाओं और बायसीज पर भरोसा करते हैं। इस किताब का मकसद हमें यह सिखाना है कि हम अपनी सोच की कमजोरियों को समझें और जरूरत के समय सिस्टम 2 को एक्टिव करें। जब हम अवेयरनेस और सोच में संतुलन लाते हैं, तभी हम ज्यादा सही और समझदार निर्णय ले पाते हैं। यही समझ हमें एक बेहतर जीवन और समाज की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, यही था थिंकिंग फास्ट एंड स्लो का सफर। सोच की गहराई, जल्दीबाजी के नुकसान और समझदारी से लिए गए फैसलों की एक शानदार झलक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और हाँ, कमेंट में बताओ कि इस किताब से आपने क्या सीखा। ऐसी ही किताबों को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक सोचो, पर थोड़ा धीरे, थोड़ा समझदारी से।